कि 85% ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है वो ओशियन से होता है। एक दिन में इतना फिशिंग नेट समुद्र में या फिर नदी में डाला जाता है कि धरती को 500 बार बांध सकते हैं। 3.9 बिलियन एकड़ समुद्र एक साल में बर्बाद होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोल किया था कि अच्छी डॉक्यूमेंट्री की जो भी अच्छी बातें हैं क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सबने 100% पोल के साथ बोला हाँ मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं आज से एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ, नाम है उसका शौक वाला डॉग। क्योंकि जनरली जो भी डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं वो हमारे समाज में या फिर हमें जो पता होता है उससे एक अलग बात पर बनी हुई होती है, वो हमें शौक देने के लिए होता है। जैसे द गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि एक हैमबर्गर बनाने में 2400 लीटर पानी बर्बाद होता है। उसी तरह द सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि टीन एज में सुसाइड रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया के कारण। कोई भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री इसी तरह के शॉकिंग फैक्ट को आपके सामने लाती है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, आप कुछ नया सीख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ाकर समाज को और खुद को बेहतर बना सकें। शौक वाला डॉग सीरीज के पहले वीडियो में मैं सी एस्पायरेसी डॉक्यूमेंट्री की बात करूंगा। इसमें ओशियन जो हमारा बर्बाद होते जा रहा है उससे हमारे क्लाइमेट पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कितना दर्दनाक होने वाला है और वो कितना फ्यूचर में आपके लाइफ को या फिर इस पूरे पृथ्वी को बर्बाद करने वाला है, उसका पर्दाफाश करती है ये डॉक्यूमेंट्री। तो अंत तक इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिले और आप इस समुद्र को या फिर नदियों को बचाने के लिए आगे बढ़ें। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा समुद्र या फिर नदी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सदगुरु जी ने जो रैली ऑफ रिवर शुरू किया था वो कितना ज़रूरी है इस धरती के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब बिना देरी किए हुए सी एस्पायरेसी मूवी से कुछ सीखते हैं। शुरुआत ही एक ज़बरदस्त फैक्ट से होती है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आपको लगता होगा कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो पूरी तरीके से पेड़ पौधों से मिलता है। यदि हम अपने पेड़ पौधे को, जंगल को बचा लें तो हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसकी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री शुरू हुई होती है और बोलती है कि 85% ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है वो ओशियन से होता है, जिसमें हम प्लास्टिक डाल के पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर रहे हैं। और बचा खुचा कसर जो है वो उसमें जो रहने वाले जीव हैं, मछली है, व्हेल है, शार्क है, इस सब को मार के वो कसर भी हम पूरा कर देते हैं। वो मछली, वो शार्क ओशियन के लिए कितना ज़रूरी है वो आगे इस डॉक्यूमेंट्री में आपको पता चल जाएगा। ये लोग पहले एक टाइजी केव के पास जाते हैं जो जापान में है। वहाँ पर जाने से भी मना किया गया है क्योंकि वहाँ पर डेली सैकड़ों व्हेल और शार्क को मारा जाता है। तो लोग वहाँ जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो किस लिए हंटिंग करते हैं? इंडस्ट्री के लिए। लोग जो ट्रेंड डॉल्फिन को देखते हैं करतब दिखाते हुए, वो किस तरह से उनके पास आते हैं, उन्हें कितना दर्द देकर पकड़ा जाता है और किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, ये देख लें तो आपका दिल दहल जाएगा और ये सब देखने का दिल भी नहीं करेगा। और ओवर फिशिंग की क्या ही बात करें, कई मामलों में तो वो खाने के लिए होती है, कई मामलों में दिखाने के लिए। एक मछली है जिसका रफ्तार फरारी से भी तेज़ है, वो अब 1970 के मुकाबले मात्र 3% बचा है। नाम है पैसिफिक ब्लूफिन टूना और उस एक मछली का दाम है $3 मिलियन। और इस ब्लूफिन टूना का सालों का कारोबार है $42 बिलियन। यदि आप ये खबर सुन के परेशान हो चुके हैं तो अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बाकी है। एक शार्क इंडस्ट्री है जो सिर्फ शार्क के फिन यानी पंख के लिए शार्क को मारती है। और पंख में क्या है? ना उसमें प्रोटीन है, ना कार्ब्स है, ना ही आपके पेट भरने के काम आती है। वो काम आती है तो सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए कि हम इतने बड़े आदमी हैं जो शार्क का फिन खाता है। $100 में एक बॉल शार्क का फिन मिलता है और उससे फ़ायदा कुछ नहीं, मरता बहुत सारा शार्क है। अलग अलग प्रजाति के जो भी मछली है, शार्क है, डॉल्फिन है, वो 1970 के मुकाबले 80 से 99% तक कम हो चुका है। कई बार तो इतने बड़े बड़े जाल बिछा देते हैं जिसमें पकड़ना तो उनको छोटी मछली है लेकिन शार्क भी आ जाता है। और ये कभी कभी नहीं, इसका नंबर है 50 मिलियन शार्क पर ईयर बाय कैचिंग के साथ पकड़े जाते हैं, जिसको फिर से समुद्र में डाला जाता है। लेकिन समुद्र में डालने से पहले आधे शार्क या तो बीमार हो जाते हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह के शार्क को पकड़ने से, मछली को अस्त व्यस्त और समुद्र को अस्त व्यस्त करने से सी बर्ड्स भी प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे सी बर्ड्स मर चुके हैं या फिर उस जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर इतनी ज़्यादा फिशिंग हो रही है। ये तो हो गई फिशिंग की बात। अब देखते हैं कि समुद्र गंदा किस चीज़ से होता है। आपने सुना होगा कि प्लास्टिक को बैन करो, वो समुद्र में जाती है, नदी में जाती है, उससे समुद्र पूरी तरीके से खराब हो जाता है। आप प्लास्टिक का चम्मच यूज़ ना करें, थैला यूज़ ना करें, इस सबसे समुद्र बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं क्या, ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताती है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यदि समुद्र में कुछ करता है तो वो है फिशिंग नेट। वो अकेले 46% प्लास्टिक का जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में जो भी फिशिंग नेट समुद्र में जाता है उसे एक साथ कर दिया जाए तो धरती को 500 बार बांधा जा सकता है। और ये फिशिंग नेट एक दिन का है। एक दिन में इतना फिशिंग नेट
समुद्र में या फिर नदी में डाला जाता है कि धरती को 500 बार बांध सकते हैं। इंडस्ट्री वाले प्लास्टिक स्ट्रॉ को बैन करना चाहते हैं, जिसका समुद्र में प्रतिशत है 0.03 और फिशिंग नेट का है 46%। और इससे सबसे ज़्यादा जीव प्रभावित होते हैं। वो पकड़ना मछली को चाहते हैं, लेकिन उसमें कछुआ हो या फिर कोई दूसरा भी जीव हो, वो भी उसमें आ जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एक और फैक्ट जान के आपको ताज्जुब होगा, मैक्सिको में तेल समुद्र में गिर गया था, जो अब तक की सबसे बड़ी घटना है तेल के गिरने का। वो 3 महीने में जितना डैमेज समुद्र के जीवों को नहीं किया है, उतना ये सारे चीज़ फिशिंग और ये सारी चीज़ें एक दिन में प्रभावित करती है। 90% कोरल रीफ्स 2050 तक खत्म हो जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत समुद्रों को है। जिस रफ्तार से हम समुद्र को बर्बाद कर रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2048 तक पूरा ओशियन खाली हो जाएगा। और एक बात बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कंज्यूम करता है 1 एकड़ फॉरेस्ट, उसका 20 गुना कार्बन डाइऑक्साइड 1 एकड़ समुद्री इलाके में कंज्यूम होती है। 93% कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन कंज्यूम करता है और हम उसी ओशियन को बर्बाद किए जा रहे हैं। और हम कितनी तेज़ी से बर्बाद कर रहे हैं आपको पता है? 25 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट एक साल में बर्बाद किया जाता है, लेकिन 3.9 बिलियन एकड़ समुद्र एक साल में बर्बाद होता है। और कोई इंडस्ट्री वाला, कोई भी बड़ा आदमी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। जो इंडस्ट्री प्लास्टिक को बैन करना चाहती है या फिर समुद्र को साफ करने वाली इंडस्ट्री है, वो भी इस पर बात नहीं करते। और इसके बारे में जो 1-2 लोग जागरूक हैं, वो समाज को बताना चाहते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाता है। यहाँ तक ही नहीं, फिशिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, लो जाओ तुम भी समुद्र को बर्बाद करो और अपने तरीके से जितनी तरीके से बर्बाद कर सकते हो उसे करो। कईयों का कहना है कि लोग मछली नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। कईयों का घर भी उसी पे चलता है और कई जगह पर मिलती ही मछलियां हैं तो और कोई चारा ही नहीं है। तो मछली खाने से कितने लोग मरते हैं, फिशिंग में मरते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आप देख लें। इराक वार में US सोल्जर जो हैं वो 15 साल में 4,563 मरे हैं, लेकिन 3,60,000 फिशरमैन इस 15 साल में मरा है और उसमें से ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीकन के हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे गरीब इलाका है। और आप बात करते हैं कि लोगों को खाना नहीं पड़ेगा, तो 1 केजी मछली के मीट बनाने में 1.2 केजी खाना उस मछली को खिलाना पड़ता है। मतलब हम जितना मीट, जितना खाना उससे प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा खाना हम उसको खिलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यदि उसे वो खाना नहीं दिया जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। और जब इस तरह के समुद्र बचाने वाले या फिर इस तरह के फिश वाले को बोलो कि ये काम मत करो, समुद्र बर्बाद हो रहा है, इस फिशिंग नेट 46% अकेले जिम्मेदार है समुद्र को बर्बाद करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि सस्टेनेबल फिशिंग करो, मतलब वैसी फिशिंग करो जिससे फिशिंग हो भी जाए, समुद्र भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन इस फिशिंग में 50% मछलियाँ मर जाती हैं और जो बचता है उसमें से भी बहुत सारी मछलियों को अलग अलग बीमारी हो जाती है, जिसे पैक्ड करके या फिर अच्छे तरह से आपके सामने परोस दिया जाता है और अलग अलग तरह की बीमारियां आप में फैलती है। एक और काला सच जो आप जान लें इस फिशिंग इंडस्ट्री की, इसमें बहुत सारी स्लेवरी अभी भी बाकी है, क्योंकि इसमें लोगों को साइड करना बहुत आसान है। पकड़ के एक बार आप जहाज़ में बंद कर दें और जहाज़ को समुद्र में घुमाते रहें, ना वो शहर में आएगी ना लोग उसके बारे में जानेंगे। यदि वो ज़्यादा वहाँ उछला या फिर वो काम करना नहीं चाहा तो समुद्र में उसे फेंक देंगे और बोलेंगे कि मछली को पकड़ने में मर गया। वहाँ मारना भी आसान है, ना उस पर कोई केस होगा, ना कोई उसके बारे में जानने वाला है। यहाँ तक कि उसके घर वाले को भी नहीं पता चलता कि उसका बच्चा या फिर उसके घर का एक सदस्य अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये फिशिंग इंडस्ट्री ने उसे समुद्र में फेंक दिया है। कई घोंचुओं का कहना है कि मछली उछली को दर्द नहीं होता, उसे डर नहीं लगता, इसलिए लोग इस तरह से करते हैं। मछली जो पकड़ते हैं उसे पैर से मारते हैं, जिंदे में भी उसे पानी से निकाल कर पत्थर पे रख देते हैं, वो उछलते रहता है, दर्द से कराते रहता है, लेकिन लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों का तो मानना है उसे न दर्द होता है न उसे डर लगता है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहें। और एक और कॉन्सेप्ट या फिर भ्रांतियाँ जो चल पड़ी है वो है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड मछलियों से मिलता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताती है कि मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड नहीं बनाती है। वो समुद्र में एल्गी को खाती है और एल्गी ओमेगा-3 फैटी एसिड बनाता है, जो मछली में जाता है और उस मछली को काट के आप खाते हैं तो आप में उस ओमेगा-3 का कुछ भाग आपके शरीर में आ जाता है। मछली के खाने का एकमात्र कारण, कुछ लोग तो शौक से खाते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझकर खाते हैं, वो इसलिए ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए। जब वो मछली बनाती ही नहीं, बनाती एल्गी है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट एल्गी को खाएं, मछलियों को छोड़ दें। बीच के मीडिएटर से क्या फ़ायदा जब हमें डायरेक्ट चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन हम सुधरने वाले कहाँ। चाहे 2050 तक समुद्र बर्बाद हो जाए, कोरल रीफ्स बर्बाद हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने वाला 93% जो जगह है वो बर्बाद हो जाए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। धरती चाहे जिस दिशा में जाए हम वो ही करेंगे जो हमारा मन है। तो सॉल्यूशन आप सबके पास है, वो क्या है वो आपको भी पता है। तो यही थी इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ बातें जो शायद आपको कुछ सिखा गई होगी,
कुछ जानकारी दी गई होगी जो आपके दिमाग को खोलने वाली होगी। इसके बाद आप किस डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और सी एस्पायरेसी मूवी से आपने क्या सीखा, कौन सी बातें आपके लिए सबसे ज़रूरी लगी उसके बारे में भी कमेंट में बताएं, और किस तरह का मूवी लिस्ट और किस तरह का मूवी या वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।